the person with the backbone of Bharatiya Janata Party, especially in Bihar and in Gujarat also, Shakti Singh ji, very कांग्रेस वो तो थोड़ा आएगा ना। आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है, तो स्थापना दिवस है तो कभी कभी तो नया खिलाड़ी हूँ इसमें, तो थोड़ा थोड़ा कभी तो वो हो जाएगी। इसलिए मैं समझता हूँ यू ऑल आर मैच्योर्ड एनफ टू अंडरस्टैंड कि वो इंटेंशनल डेलिब्रेशन के साथ नहीं, इंटेंशनल नहीं है। सो ऐसे हमारे भाई शक्ति सिंह जी, हमारे कांग्रेस पार्टी के बिहार के अध्यक्ष झा जी, और हमारा छोटा भाई और बहुत ही दबंग, बहुत ज़बरदस्त, बहुत शानदार कैंपेन कमेटी का चेयरमैन अखिलेश जी, और तमाम विशिष्ट अतिथिगण यहाँ बैठे हैं, और हमारे अपने मीडिया के अपने भाइयों बहनों दोस्तों, सबसे पहले आज मैं नवरात्रि की बधाई देता हुआ, नवरात्रि की शुभ घड़ी में कांग्रेस परिवार का सदस्य बनता हुआ मैं साथ ही साथ बधाई भी देना चाहूँगा कि आज भारतीय जनता पार्टी का 39वां स्थापना दिवस है। बधाई देने के साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि वहाँ से भारतीय जनता पार्टी में जहाँ मेरी परवरिश हुई, भारतीय जनता पार्टी के नहीं पूरे देश के महान नायक एंड सोशल एक्टिविस्ट लीडर भारत रत्न नानाजी देशमुख ने, मैं वहाँ जब मैं जयप्रकाश नारायण जी से प्रभावित होकर आया तो नानाजी देशमुख मुझे लेकर गए। उन्होंने थोड़ी मेरी परवरिश की और ट्रेनिंग दी, और उसके बाद उन्होंने लेट एंड ग्रेट प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के सुपुर्द किया। भारतीय जनता पार्टी के फ्रेंड, फिलोसफर, गाइड एंड गुरु, जिनकी हालत अभी जो हुई है हाल फिलहाल में आपको पता ही है, उन्होंने मार्गदर्शन दिया, और उसके बाद बाकी और कुछ लोगों ने। लेकिन उसी दरमियान मुझे भारतीय जनता पार्टी में जब मैं शामिल हो रहा था, उस वक्त आपके अपने भारतीय कांग्रेस के यानी ऑल इंडिया कांग्रेस के पार्टी के सुबोध कांत सहाय पब्लिक लाइफ में लेकर वो मुझे पहले गए। जब मुझे मेरी ट्रेनिंग हमारे स्वर्गीय कैलाशपति मिश्रा जी की अध्यक्षता में बिहार में हो रही थी, उस वक्त पब्लिक लाइफ में लेकर जाने वाला मुझे सुबोध कांत सहाय हैं। मैं उनका भी आज बहुत याद करता हूँ। यहाँ पे और हमारे बहुत सारे समर्थक और प्रशंसक और मित्र और फैमिली फ्रेंड्स बैठे हैं। काम्या मल्होत्रा जी बैठी हुई हैं, 25 सालों से कह रही थी कि आपको तो कांग्रेस में होना चाहिए, आपको तो शी इज हार्डकोर कांग्रेस लॉयलिस्ट, और ये कहती थी कि नहीं, आप जैसा आदमी, इतना सेकुलर और इतना बढ़िया आदमी, आपको कांग्रेस में होना चाहिए, यू हैव टू विन कांग्रेस। और शुरू 25 साल, इसलिए आज मैं वो फैमिली फ्रेंडों ने आई हैं यहाँ पे, मैं साथ लाया कि देखो तुम्हारी बात, और उन्होंने कहा मेरा सपना साकार हो रहा है, आपका नहीं मेरा सपना साकार हो रहा है, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ आज देखने के लिए। बहरहाल इन लोगों के ट्रेनिंग के बाद से भारतीय जनता पार्टी से ट्रेनिंग लेता हुआ, आगे बढ़ता हुआ, संघर्ष करता हुआ, और सही मायनों में लोकतंत्र या लोकशाही का पालन करता हुआ आगे बढ़ता गया कि अचानक फिर धीरे धीरे परिवर्तन शुरू हुआ, और परिवर्तन के शुभारंभ में जो बातें देखने को मिली उससे बहुत उम्मीदें जगी, लेकिन हुआ ऐसा नहीं। और अंतोगत्वा अगर मैं संक्षेप में कहूँ आज की इस घड़ी में, तो मैं ये कह सकता हूँ कि लोकशाही को शनह शनह, धीरे धीरे, स्लोली बट श्योरली हमने परिवर्तन होते हुए देखा, परिवर्तित होते हुए देखा तानाशाही में। यानी जब मैंने बार बार जिक्र किया 1 मैन शो एंड 2 मैन आर्मी, वो इसलिए किया कि कलेक्टिव डिसीजन का ज़माना ख़त्म हो गया। भारतीय जनता पार्टी में भारत के महान महारथियों का, इतने बड़े बड़े दिग्गजों का, मार्गदर्शकों को सही मायने में दरकिनार करते हुए मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया गया, जिसके लिए आज तक एक भी मीटिंग नहीं हुई मार्गदर्शक मंडल। बाद में जो जो उनके साथ हुआ, अगर मेरे साथ देखने की बात करेंगे, मेरा अगर कसूर यही रहा कि मैं सच्चाई सिद्धांतों पर टिका रहा, और मैं अडवाणी जी का और अडवाणी जैसे लोगों का, जिनका मैं बहुत आदर और कदर करता हूं, उनके साथ जुड़ा रहा। तो ऐसा हुआ कि धीरे धीरे पहले ऊपर से ही काटना शुरू किया। अगर आपको याद हो
अटल बिहारी वाजपेयी जी भूतपूर्व प्रधानमंत्री, उनके बारे में विशेष नहीं बोलूंगा इसलिए कि वो नहीं हैं, लेकिन आपने देखा होगा जसवंत सिंह जैसे महारथी को कैसे किस स्थिति में पहुंचाया गया। आपने देखा उसके बाद कि मुरली मनोहर जोशी जी इतने विद्वान पंडित जी कहाँ हैं, दिखाई नहीं पड़ रहा है। देश के चंद इंटेलेक्चुअल्स में से बेस्ट यानी कि मोस्ट लर्नेड अरुण शौरी, उनके साथ क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। भारत के स्टेट्समैन और मेरे बड़े भाई यशवंत सिन्हा जी को इतना मजबूर किया गया कि अंतो गतवा उन्होंने पार्टी ही छोड़ दी। ये होता रहा मेरे साथ जो हुआ, और उसमें वो बात नहीं जो, और इसके बाद ऐसे लोगों को जब होता गया और दुनिया में आप लोग से सिंपैथी मिलती गई और सवाल उठते गए, तो एक मोटिव डाल दिया गया कि ये इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि इनको मंत्री नहीं बनाया गया। ये मंत्री नहीं बनाया गया, मंत्री पहली बात तो क्यों नहीं बनाया गया? क्या इसमें से कोई कम था? किसी का व्यक्तित्व कम था? किसी पे किसी किस्म का आरोप था? क्या हमारी छवि खराब थी? क्या हमारी इमेज में कहीं दाग? हमसे कई मामलों में आप सहमत होंगे या सहमत नहीं होंगे, लेकिन इतना तो ज़रूर मानेंगे आप लोग कि आज तक कभी भी किसी किस्म का आरोप, और ख़ासकर भ्रष्टाचार का आरोप तो हम पे नहीं लगा है। तो ये हमारी जो खूबी एसेट होनी चाहिए थी, उसको नेगेटिव एटीट्यूड के साथ उसके लिए सजाएं मिलनी शुरू हुई, पनिशमेंट शुरू हुआ, और इसलिए एक घड़ी आई कि आप एक तो मंत्री नहीं बनाया। चलो उसका कोई अफसोस नहीं, मंत्री जो बने भी हैं, मैं तो कई बार कह चुका हूँ, आप ज़रा पूछ तो लें किसी बच्चे से भी, किसी से, कि 5 मंत्री का नाम बताओ तो बता दे, तीसरे चौथे के बाद अटकना शुरू हो जाएगा। क्योंकि 1 मैन शो एंड 2 मैन आर्मी में सारा काम तो पीएमओ से होता है। यहाँ तो ऐसे ऐसे मंत्री बनाए गए, बड़े बड़े जो अपना प्राइवेट सेक्रेटरी नहीं रख सकते थे, ऐसे ऐसे मंत्री बनाए गए जिनके पास उनका सेक्रेटरी भेजा गया और यहाँ से खबर सीधे पीएमओ। ऐसे ऐसे मंत्री मिले जिन्होंने कहा कि हम क्या करें, पीएमओ से पहले पूछ लेते हैं, पीएमओ से आदेश आएगा तो करेंगे। तो मंत्री किस बात की? सारे डरे हुए, भयभीत वातावरण में सहमे हुए लोग, इतने सहमे हुए, और ऊपर से जब दूसरी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी कहती रही कि हम ये करेंगे, ये वायदे करेंगे, ऐसे ऐसे वायदे कर दिए, लुभावने वायदे, 15 लाख की बात नहीं, रोजगार की बात नहीं, मैं तो कहता हूँ स्मार्ट सिटी, 100 स्मार्ट सिटी की बातें की, एक तो दिखा दें, एक स्मार्ट मैन के अलावा दूसरा स्मार्ट मैन भी दिखा दें पार्टी में, स्मार्ट सिटी तो दूर की बात है। अब ये सब कहते रहे, लेकिन जब दूसरे पार्टी का हमने ये भी सीखा है जीवन में, और आप सब इस बात से सहमत होंगे कि व्यक्ति से बड़ा पार्टी होता है और पार्टी से बड़ा देश होता है। मैंने आज तक जो बातें की हैं वो देश हित में की हैं, जग हित में की हैं। मैंने अपने लिए तो कभी कोई लाइसेंस नहीं मांगा, अपने लिए तो कोई डील नहीं किया हमने, अपने लिए कोई फैक्ट्री तो नहीं मांगी, अपने लिए कोई कट कमीशन या रफेल में इधर उधर तो नहीं मांगा हमने। तो हमने जो किया लोगों के लिए किया, किसानों की बातें की, हमने युवाओं की बातें की, हमने रोजगार की बातें की, हमने ये जो अपने वायदे किए, वायदे नहीं पूरे किए, और उसको जो आप कहते गए, जवाब देते गए, जिसको बिहार की भाषा में कहते हैं थेतराई, एक तो करना नहीं, ऊपर से दलीलें देना, थेतराई करते रहना। और जब हम इनसे बात करते थे, जितने लोग पहुंचते कोई सुनने को तैयार नहीं। हमारी पार्टी में कहा जाता था शुरू से कि संवाद होना चाहिए, संवाद जरूर चलना चाहिए। तो संवाद तो कभी हुआ ही नहीं। संवाद की कोशिश की यशवंत सिन्हा जी ने, तो टाइम नहीं दिया गया। हमने कोशिश की तो कहा गया कि आप वो कौन है वो अध्यक्ष, आप कहा कि आप उनसे बात कर लीजिए। हमने कहा मुझे कोई उनसे फोटोग्राफ तो खिंचवानी नहीं है, कोई ऑटोग्राफ तो लेना नहीं है, तो मैं उनसे बात करके क्या करूँगा। 1 मैन शो एंड 2 मैन आर्मी। मैं आपको फीडबैक देना चाहता हूँ, सच्ची बातें आपको बताना चाहता हूँ। मैं ये सब बातें करता रहा, धरकरा पूरी कोशिश करता रहा, और वो पूरी कोशिश करते रहे कि जो उनके पैमाने पे खरा नहीं उतरे उसे आप काटते जाओ। आप खुद ही देख लें अभी कि भारत के इन भारतीय राजनीति के घने काले बादलों के बीच चमकती हुई सुनहरी किरण लाल कृष्ण अडवाणी, उनको अभी अभी अपने ब्लॉग में क्या लिखना पड़ा, क्या दर्द होगा उनके अंदर, क्या देखा उन लोगों ने। मुरली मनोहर जोशी जी कहाँ हैं, और जिनके पास जाए कहीं से कोई संरक्षण नहीं मिला, नहीं उन लोग की बात नहीं कर रहा हूँ, अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडरों के पास
कभी कोई संरक्षण नहीं, कोई प्रोटेक्शन नहीं, कोई इंकरेजमेंट नहीं कि आपको ऐसा बोलने की क्या जरूरत है। अगर हमने नोटबंदी के खिलाफ बोला या हमने कहा कि राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं या कांग्रेस पार्टी कह रही है, तो इस पे आप गौर करें। वहां एक से एक बड़े अर्थशास्त्री बैठे हुए हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने क्या नहीं कहा है। आप बगैर राय मशवरा किए हुए अचानक रातों रात नोटबंदी की घोषणा कर देते हैं। जरा महसूस करेंगे आप या करते हैं कि जवानों पे रोजगार, जिनके पास रोजगार नहीं, जो डेली वेजेस पे काम कर रहे थे, रेहड़ी वाले, पटरी वाले, छोटे छोटे दुकानदार, छोटे छोटे व्यवसायी, इन पे क्या गुजरी होगी। हमारे घर की महिलाएं जो अपने पति की इच्छा के बगैर या अपने पिता की इच्छा के बगैर भी, लेकिन वो अच्छी नीयत से उन्हीं के भलाई के लिए दवा दारू के लिए पैसे दबा के रखे थे, किसी मुसीबत की घड़ी में बाहर लाने के लिए सालों साल सब हवा हवाई हो गए। कोई सुनने वाला नहीं। लोग लाइन में लग गए, हम देख रहे हैं और रोज कह रहे हैं कि बहुत गलत हो रहा है। इनके स्वाभिमान के साथ साथ इनकी जिंदगी बर्बाद हो रही है, कई लोग मर गए। और विद ड्यू रिस्पेक्ट कहना चाहूंगा कि उस समय भी जिस प्रचार पे आज हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं हमारी पार्टी, काश उतना ही विकास का नारा देने वाले पार्टी अगर वही विकास देश या देशवासियों के लिए किया होता तो क्या से क्या हो जाता। हजारों करोड़ जहां प्रचार प्रसार पे खर्चा किया, उस पार्टी ने अपनी, उस पार्टी के मुखिया ने, सुप्रीमो ने, हमारे भाई नरेंद्र मोदी जी ने, उन्होंने खुद उनकी माता जी को भी देखा हमने लाइन में लगी हुई। ये कैसा ढकोसला है, ये कैसा है, कौन मानेगा, कौन विश्वास करेगा। आप अपनी माता जी को भी लाइन में लगा देते। क्या बताना चाह रहे दुनिया में कि देखो ये सबके साथ गुजर रही है ऐसा। इस तरह की जब बातें हुई और हमने जैसा कहा कि सो व्यक्ति से बड़ा पार्टी और पार्टी से बड़ा देश होता है, जब समझाने की कोशिश की तो उन्हें लगा गद्दारी कर रहा हूं मैं, बगावत कर रहा हूं मैं। तो फिर मुझे कहना पड़ा कि अगर सच कहना बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं।